यस सर। ठीक है जी, सर एक इलस्ट्रेशन में डाउट है। वो भी कर लेते हैं, एक सेकंड जरा, ठीक है सर। आज का काम देख लें। मार्जिनल कॉस्टिंग हेडिंग डाली। यस सर। ना बच्चे, आपने अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हो, रेशियो एनालिसिस है, यस सर। आपको याद होगा। सर हाँ जी, सर कल वाला एक क्वेश्चन करा दो, 13 इलस्ट्रेशन। नहीं हुआ? वही नहीं मेरा सर, डाउट मेरे था को आया सर। नहीं। कोई बात नहीं, मैं 13 तभी करा देता हूँ। इसके 2 क्वेश्चन करा के फिर इसको रोक के फिर 13 करा देता हूँ, ठीक है? एक ये ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो ध्यान से देखना सर। ओके सर। सर देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? सर जैसे हम रेशियो नहीं निकालते थे, याद करो अपना 12th में निकालते थे। यस सर। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग रेशियोज क्या निकालेंगे बच्चे? कॉस्ट अकाउंटिंग रेशियोज। कॉस्ट अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है? अब ये जो रेशियोज है, ये किस काम आएंगे? सर ये काम आते हैं डिसीजन मेकिंग के। किसका काम आते हैं बच्चे? डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में। इसका टॉपिक 1 होता है एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। टॉपिक 1 की हेडिंग डालो। एब्जॉर्प्शन, चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आज इतना सा काम एक कर लें, फिर मैं आपको 13th इलस्ट्रेशन करा देता हूं। एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कहता है ये 2 कॉस्ट शीट बनती है। क्या बनती है बच्चे? 2 कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट है, ये भी कॉस्ट शीट है। कहते हैं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए, नजर आ रहा है बच्चे? यस सर। पक्का? यस सर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या लिखा है? पहला पॉइंट, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता हूं, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की क्या निकालता हूं? कॉस्ट। हाँ, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता हूं तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को काउंट करूंगा। समझ में आई बात? यस सर। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, किसके हिसाब से? मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से। आज मुझे अलर्ट चाहिए, सारे के सारे माइंड ओपन, इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं मैं। मुझे डलनेस नहीं चाहिए क्लास के अंदर आज। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से चलता हूं, किसके हिसाब से बच्चे? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को वो अभी काउंट नहीं कर रहे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते वक्त, ठीक है जी? यस सर। कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मान रहा हूं। किसका पार्ट मान रहा हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है जो होनी ही होनी है। कहता है जब मुझे प्रॉफिट निकालना होगा मैं तब उसको कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं प्रोडक्शन कॉस्ट में उसको काउंट
नहीं करूंगी। नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। तो पॉइंट, ये 2 पॉइंट अभी मेन थे, ठीक है। यस अब सर। इन 2 पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट डाल लो, आप कॉस्ट शीट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब इनकम स्टेटमेंट लिखना। क्या लिखना बच्चे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। हाँ जी, करें शुरू। यस सर। अब आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, आपने साथ साथ नोट डाउन करना है, मैं आपको समझाता जाऊंगा। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। सबसे पहले आता है सेल्स। क्या आता है बच्चे? सेल्स। लिखते जाओ। लिख लिया? यस सर। अब इसको डबल अंडरलाइन कर लो, मतलब इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आपने सबसे पहले सेल्स लिखा, ये अमाउंट आ गया, इसको डबल अंडरलाइन कर लिया। अब नीचे आता है दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आता है बच्चे? प्रोडक्शन कॉस्ट। कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल नेचर के खर्चे और फिक्स्ड नेचर के खर्चे दोनों ऐड होते हैं। अब आप सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये चारों आपने क्या कर दिए? इकट्ठे कर लिए, ऐड कर लिए। लिख रहे हो बच्चे साथ साथ के नहीं? यस सर। ये चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया बच्चे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब अभी तक आपने मटेरियल का खर्चा डाल दिया, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। अब ऐड क्या कर रहे हो आप? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और माइनस क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड। ठीक है। यस सर। अब इसमें ऐड और लेस एक लिखा हुआ वर्ड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये पॉइंट आपको समझाना है, इसको स्टार मार्क कर देना बस। इसको आप इस तरीके से लिखोगे। आप, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। तो देखो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच गए थे। अब इसमें ऐड या फिर माइनस होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। ये पॉइंट आपके साथ तभी डिस्कस करूंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा। अभी
फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है जी। Yes, sir. अब इसमें एड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सर ये निकल के क्या आया इसे प्लस करके जो है? बेटा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर। ये दोनों खर्चे प्लस करके ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। क्या आ गई बच्चे? Total cost. सर हाँ, सर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो पहले आते हैं ना किसमें? कॉस्ट शीट में। बच्चे कॉस्ट शीट सुनो मेरी बात। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं इसका प्रोडक्ट बनाने से कोई लेना देना है? नो सर। फिर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सारे खर्चे चाहिए। हालांकि मेरे को सिर्फ यहाँ तक मेन था, ये प्रोडक्ट बनाने तक के खर्चे हैं। ये आगे का खर्चा वो है जो प्रोडक्ट बिका उसकी कॉस्ट निकालो। और प्रोडक्ट जब बेचने गया तो फिर मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी खर्चा किया, मैंने सेलिंग पे भी खर्चा किया, मैंने उस खर्चे को दोनों को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए थी। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। Total cost. हाँ जी, ठीक है। Yes, sir. सर हम्म, सर इस इनकम स्टेटमेंट पर वो कॉस्ट शीट में क्या डिफरेंस है? मतलब हमको कैसे पता चलेगा ये कब बनानी है और वो कब बनानी है? सुनो मेरे बच्चे, इसमें तो लिखा मिलेगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलना है। अगर कुछ नहीं लिखा मिलता तो नॉर्मली बनानी है जो पहले बनाते थे। आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. मैं ये कह रहा था, अगर आपको लिखा मिलता है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, तो आपने इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना, अदरवाइज इस फॉर्मेट को यूज नहीं करना। ओके, मतलब अब्जॉर्प्शन के केस में ये तरीका है कॉस्ट शीट बनाने का। ये पूरा फॉर्मेट बेस्ड है बच्चे। अब अगर मैं मार्जिनल के टेक्निक के हिसाब से चलता, किसकी टेक्निक के हिसाब से? मार्जिनल। तो फिक्स्ड नेचर के खर्चे हटा दो। समझ रहे हो बात? ये देखो, अगर मैं मार्जिनल के हिसाब से चलता, ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग, तो फिक्स्ड नेचर का गायब हो गया ना पॉइंट। हाँ यस सर। देख रहे हो, फिक्स्ड गायब हो गया और वो ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन वाला चक्कर भी खत्म हो गया, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मान रहे। हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते। नहीं मान रहे। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? सेल सबसे ऊपर। ये देखो, अगर मैं इसी को मार्जिनल में चेंज करूं, आप एक बार देखना, जेलस फील मत करना। अगर मैं इसी को मार्जिनल में चेंज करूं तो मैं क्या हटा दूं इसमें से? फिक्स्ड हट गया। तो इसका मतलब ये सिर्फ वेरिएबल पार्ट पे आ गया। किस पे आ गया बच्चे? वेरिएबल का। तो COGS ये सारा वेरिएबल पार्ट पे चल रहा है। किस पे चल रहा है बच्चे? वेरिएबल। अच्छा, ये पॉइंट हट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन फिक्स्ड से होता है। फिक्स्ड हमने लिया ही नहीं। ठीक है जी। यस। तो अब एड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट आ गई वेरिएबल पार्ट पे। किस पे बच्चे? वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल, ओनली वेरिएबल पार्ट लेना है। सिर्फ वेरिएबल, फिक्स्ड वाला कोई नहीं लेना। तो ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल पे आ गई। अब नेक्स्ट रेंज क्या आएगा? प्रॉफिट नहीं निकलेगा,
जब हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट काउंट करते हैं तो सबसे पहले निकलता है कंट्रीब्यूशन। क्या निकलता है बच्चे? कंट्रीब्यूशन। तो ये होगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट वेरिएबल। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट थी ना पूरी, हाँ तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके देख लो। आए समझ में? Yes, sir. इसका मतलब फर्क क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है मैं फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा, जब प्रॉफिट निकालना होगा तो जरूर यूज करूंगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है फिक्स्ड कॉस्ट को मैं प्रोडक्शन का पार्ट मानूंगा। किसका पार्ट मानूंगा? प्रोडक्शन का इसलिए उसने फिक्स्ड कॉस्ट को साथ ही क्या कर दिया था? ऐड कर लिया था। ये फर्क था। आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नोट डाउन कर लो पूरा फॉर्मेट। फॉर्मेट था ही क्या, खाली फिक्स्ड वाले तो रटने थे। सर ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है ना? हाँ जी, लिख लिया बच्चे? 1 मिनट सर। दूसरी वाली स्लाइड खोलना सर। लो जी। सर एक बार मुझे ग्रॉस और नेट में डिफरेंस बता दीजिए। बेटा ग्रॉस इंक्लूड, देखो ग्रॉस का मतलब होता है विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। विदाउट। हाँ जी, विदाउट एडजस्टमेंट। और नेट का मतलब होता है आफ्टर एडजस्टमेंट। थैंक यू। ठीक है बच्चे? यस सर। क्लियर यहाँ तक? यस हाँ जी सर। Yes, sir. 5 मिनट दे रहा हूँ, फॉर्मेट को गो थ्रू करो फटाफट।
हाँ जी, पढ़ लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, Yes, sir. मैक्सवेल लिमिटेड के नाम से। कहता है ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है बूस्ट। द फॉलोइंग फिगर रिलेट्स टू बूस्ट फॉर द पीरियड 2017-18। कहता है अगर 50% कैपेसिटी पे काम होता है तो कितने यूनिट प्रोड्यूस होकर बिक जाते हैं, और डाटा दिया हुआ है। अगर 100% कैपेसिटी पे काम होता है तो इतने यूनिट प्रोड्यूस होकर बिक जाते हैं, डाटा आपको दिया हुआ है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी पूरे साल की 800 यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर द सेम एज जो बजटेड, मतलब एक्चुअल में भी उतनी होती है जो हमने सोची थी। देयर वर नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए और 180 यूनिट आपने बेचे। अब इसका मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डाटा तैयार करना है। कितने क्वार्टर का बच्चे? First quarter. फर्स्ट क्वार्टर में कितने यूनिट बिके हैं? 160. हाँ जी, 160। क्या रेट होगा? अगर मैं पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनाएंगे। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनाता हूँ इनकम स्टेटमेंट, तो सेल्स कितनी आएगी? 160 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कैसे निकाल रहे हो? हाँ जी, भाई बता दो यार। सर मार्जिनल के हिसाब से। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या आ रहा है? मैं कह रहा हूँ मार्जिनल के हिसाब से अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यस सर। सबसे पहला वर्ड सेल्स आता है। Yes, sir. यस सर। 160 यूनिट आप बेचते हो, 160 यूनिट अगर बिक रही हैं पहले क्वार्टर में, तो रेट क्या होगा? पर यूनिट रेट क्या होगा बिकने का? Sir, 5,000. 2000 सर। 400 यूनिट आपने बेची थी 8 लाख में। यस सर। सर 2000 होगी सर। सर 2000 बोला था। भाई मैं गुस्सा थोड़ी हो रहा हूँ। नहीं सर, बता रहा हूँ आराम। नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 160 यूनिट आपने बेच दी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट लेना है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो वेरिएबल का रेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो एक कितने यूनिट से? प्रोड्यूस को 220 हुए हैं, Yes, sir. ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट आ जाएगा प्रोडक्शन का। फिर उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या करोगे? Closing. चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये आपका COGS आ जाएगा। सर ओपनिंग तो सर दिया नहीं है। हाँ तो नेट ले लेंगे ना, 0 आ जाएगा। यस सर। फिर COGS के बाद ऐड करोगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल पार्ट वाले। Yes, sir. तो आपको टोटल कॉस्ट वेरिएबल मिल जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? So, sales. कंट्रीब्यूशन सर। Contribution. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। चलो जरा माइंड कितना दिमाग है। यस सर। सिर्फ 5 मिनट दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन की फोटो ले ली है?
Yes, sir. ठीक है।
हाँ जी, हो गया। एक Yes, मिनट sir. सर, लास्ट में ही। कितना आया? तो 3,20,000। दो 220 यूनिट मल्टीप्लाई कितने से करोगे? मैं 3,20,000 डिवाइड बाय 400 से, मतलब 800 से। तीन लाख 20,000 वेरिएबल था, 400 यूनिट के हिसाब से रेट कितना आता है? 800 रुपए। यस सर। कितना आया? ये आएगा 1,76,000। अब इसमें फिक्स तो लेना नहीं, यस सर। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब इसमें ऐड ओपनिंग तो दिया नहीं हुआ, बट यस सर। स्टॉक आ सकता है। कैसे आता है? सीओपी So 220 minus 160. 220 बाय मल्टीप्लाई बाय 60। 48,000। जो unsold है. ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। 1,28,000। 128। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तो वेरिएबल के पास है, तो अब ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सिर्फ वेरिएबल पार्ट कितना? 64,000। 160 400 है। 400 सर। कितना आया? सर ये आ रहा है 4,000। 64,000। तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल 192। कंट्रीब्यूशन सेल्स थी 320, 320। 128 आएगा। अब प्रॉफिट निकालना है तो ठीक है जी। सर ये वेरिएबल में 160 को 400 से मल्टीप्लाई क्यों किया? रेट निकालो ना, पहले कितना रेट था? 1,60,000 डिवाइड बाय 400,
आया समझ? सर एक बार क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन दिखाना, 60 को किससे मल्टीप्लाई करा है? तो सिंपल सा रूल होता है ना, अगर कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। सीओपी आपके सामने था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आपको पता ही है 220 थे। सर हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते थे कि 60 अनसोल्ड स्टॉक है और जो रेट है 2000 उससे मल्टीप्लाई करते? नहीं नहीं बेटा, फॉर्मूला ये होता है, जितना अभी तक आपने आपने प्रोड्यूस करने पे कितना पैसा खर्च किया, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होगा 220 यूनिट्स, उसको एक सेकंड, सर नेक्स्ट स्लाइड पर आना एक बार। एक मिनट बेटा यार, ये बंद क्यों हो गया? ना बच्चे, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो आपको पर यूनिट वैल्यू मिल जाती है। अब जो आपके पास क्लोजिंग यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करो। सर इसके अंदर हम वैल्यू ये भी किसका रेट निकल जाता है सर? सीओपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके। अभी तक आपने एक यूनिट जो बनाई है वो कितने की बनी? अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस्ड का कॉस्ट। ठीक है, और उसको क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लोजिंग यूनिट जो आपके पास यूनिट बनी बनाई पड़ी हुई है उसका प्राइस आ जितना है, मतलब कॉस्ट आ जितनी है। सर इसके अंदर हम वो भी तो कर मतलब हम सकते थे। सोल्ड रेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर सर रेट का मतलब ये होगा कि यूनिट बिकी थोड़ी है। हाँ ठीक है। हाँ जी, सर जो उसके अंदर हमने वेरिएबल कॉस्ट में जो उसकी वो रेट निकाला था 800 रुपये, 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे इसमें क्लोजिंग स्टॉक में। किसको? क्लोजिंग स्टॉक में हम 60 को 800 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। हमने वेरिएबल कॉस्ट में जो 800 रुपये रेट निकाला था। कहाँ निकाला है? सर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हाँ 220 यूनिट्स इंटू 800 नहीं करा? हाँ बेटा, वो भी एक आइटम है तो इसलिए लग रहा है, अगर 2-3 आइटम होती फिर क्या करते? ओके सर, इसलिए कॉन्सेप्ट को जो कॉन्सेप्ट की तरह चलाओ। ओके सर, ओके ओके। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 128। अब सर। फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, ध्यान से देखो सर, ध्यान से, कितनी दी हुई है फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की? 160, 1,60,000। सर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा, उसने क्या कहा था, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर चलेगी। क्या चलेगी बच्चे? Evenly throughout the year. इसका मतलब पूरे साल इवनली, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्वार्टरली बना रहे हैं, हाँ या ना? Yes sir. 4 से divide. हाँ, तो फिर अगर हम क्वार्टरली बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। आए समझ में? Yes sir. तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन की 1/4 और सेलिंग की कितनी थी? 240। 2,40,000. तो ये तो पूरे साल की थी ना? Yes sir. क्वार्टरली सर 1/4 क्यों? 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, मैं तो शुरू से यही पढ़ रहा हूँ। हाँ सर, अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है सर। तो लो 1,60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 40,000. 60. तो लेस कर, 28,000 आएगा। तो कितने का प्रॉफिट आ गया? 28,000 का। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चे? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर।
पक्का क्लियर है? सर हम इसमें ये रेट्स वगैरह 100% कैपेसिटी वाले के अकॉर्डिंग भी ले सकते थे ना? किसमें कह रही हो? सर ये जो हमने सारी कैलकुलेशन करी है ये 50% से करी है, 50% की वैल्यूज लेके। 100% की वैल्यूज लेके भी कर सकते थे। सेम आंसर आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? सर इससे Yes, पिछली sir. स्लाइड ओपन करना। आगे बढ़े? Yes, sir. अब इनकम स्टेटमेंट इसके हिसाब से बनेगी। Absorption costing के। तो इसमें तो फिक्स नेचर के खर्चे भी लेंगे। सबसे पहले सेल्स, ये तो सेम ही रहेगा। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 2000, Yes, sir. 3,20,000। 3,20,000। अब क्या आएगा? Production cost। ध्यान से देखना सारे, वेरिएबल और Fixed। वेरिएबल कॉस्ट 220 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना था? 800। 800। 800 ये आया था 176। 176,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट होती है। किसके हिसाब से बच्चे? नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चे? नॉर्मल कैपेसिटी। अब आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है वो पूरे साल की दी हुई है, उतने यूनिट के मुताबिक। ये पूरे साल की फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या यूनिट क्या वो कुछ नहीं देखा जाता है ना। यस सर। कॉस्ट कितनी दी हुई है प्रोडक्शन की? 1,60,000। ये पूरे साल की है, बस इतना पता है। कैपेसिटी के हिसाब से तो होती नहीं, हमेशा होती है नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। किसके हिसाब से? नॉर्मल आउटपुट। हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल आउटपुट बेसिस। कौन सा बेसिस? नॉर्मल आउटपुट बेसिस। अब देखो क्वेश्चन में नॉर्मल आउटपुट जरूर दिए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना दिए हो। यस सर। 800 यूनिट्स। 800 यूनिट मतलब अगर नॉर्मल आउटपुट की बात करें तो 800 यूनिट आपकी फैक्ट्री में दम है बनाने का, तो उस हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है? 200। 200 सर। 200 रुपए यूनिट बनती है। कितनी बनती है बच्चे? 200 रुपए यूनिट। अब आपने फिक्स कॉस्ट कितनी दिखाई होगी जब आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी? 220 यूनिट प्रोड्यूस किए। यस सर। और 200 रुपए के हिसाब से रेट अगर लेके चले तो फिक्स कॉस्ट आपने दिखाई 44,000। 40,000। 4,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 1,60,000 दी हुई है। ये पूरे साल की है, ये पूरे साल की है। मुझे तो रेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चे? पर यूनिट रेट। तो रेट कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट कितना दिया हुआ है? 800 यूनिट्स।
दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर हाँ जी, सर ये जो हमने नॉर्मल यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट करा है ये हमने सिर्फ इस टॉपिक में करा है। जो हमने पहले बजट्स बनाए थे और हमने उसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे ही मतलब बिना नॉर्मल यूनिट्स या किसी चीज के निकाला था। कौन से वाला? हम आज तक जो बजट करते आ रहे हैं, बजट बनाते आ रहे हैं या कॉस्ट शीट जो भी करी थी उसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो नॉर्मल तरीके से निकाली थी, हमने नॉर्मल यूनिट्स लिए हैं यहाँ पे। नहीं बच्चे, आपने उस केस में आपने कभी फिक्स्ड और वेरिएबल किया ही नहीं था नॉर्मल कॉस्ट शीट में। और बजट जो हमने बनाया था उसमें तो फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी हमने कुछ ऐसा नहीं किया था। इसमें जो हम बजट्स बना रहे थे कल परसों, बेटा करना अभी भी हमने वही है। अभी आप आगे चलो तो सही, वो जो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन है वो इसीलिए तो था वर्ड। आना हमने अभी वहीं पे ही है जहां से आप पहले बनाते आए हो ना काम। यस सर। अभी होगा वही चीज, बट पॉइंट इज दैट ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते वक्त क्या करते वक्त बच्चे? अच्छा, ये सिर्फ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए है। हाँ, तो अब आपका सीओबी कितना आया? 2,20,000. हम्म, सर जी, अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है हम्म, ये जब निकालेंगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो टोटल लेंगे या सिर्फ 176? क्या कह रहे, क्या कह रहे? जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी निकालेंगे हाँ तो उसमें जो रेट पर यूनिट निकालते हैं हाँ जी, तो उसको 176,000 से लेंगे या फिर वो 44,000 में प्लस करेंगे फिक्स्ड वाला भी? इंक्लूड करके टोटल बता कितना आ रहा है सीओपी? 2,20,000. 2,20,000. 2,20,000। अब इसमें ऐड क्या करोगे? Opening ओपनिंग of FG. ओपनिंग नील है, क्लोजिंग की वैल्यू कैसे आएगी अब? 2,20,000 डिवाइड बाय 2,20,000 इंटू 60. कितना आ गया? 60,000. 60,000. अब आप देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन गया ना, यस सर. पर यूनिट में काउंट हो गया ना वो। कितना आ रहा है? 60,000. 60,000. तो 160. 160 sir COGS. हाँ जी, अब देखो जो मेन चीज है, एक 1,60,000 दिया हुआ है।
यस सर। अब पहले ये पता लगाना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है। आप देखो सर, हमने फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से दिखानी होती है। किसके हिसाब से दिखाई थी? नॉर्मल आउटपुट। मजबूरी है, दिखानी पड़ी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो मेरे को दिखाने पड़ती हैं फिक्स्ड, वो नॉर्मल आउटपुट के बेसिस पे जो रेट निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ता है नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चे? नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। नॉर्मल आउटपुट। अब नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से मैंने रेट तो निकाल दिया, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से दिखानी है। इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो उस हिसाब से वही इवनली के हिसाब से चलें। देखो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हमने पकड़ा ही वही था जो बोला गया था, है ना? क्योंकि ऊपर कोई मिस्टेक हमने करी नहीं थी, ऊपर हमने फिक्स्ड कॉस्ट लिए थे। नो सर। तो हमने लास्ट में जब माइनस किया तो एज पर एक्यूरेट फिगर किया जो आपने बोला गया था। यस सर। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जल्दबाजी बड़ी होती है, वो क्या करता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट को नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से पकड़ लेता है। किसके हिसाब से पकड़ लेता है? नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। हाँ, लेकिन रियलिटी में बाद में उसे क्या करना पड़ता है? करेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करेक्शन। मतलब अपने काम को दोबारा से जानबूझ के करने वाली हरकत है, ठीक है? यस सर। अब होना कितना चाहिए था आप बताओ फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन का? 40,000। 40 होना चाहिए था ना? यस सर। आप कितना दिखा चुके हो? आप कितना दिखाया? आपने कितना दिखाया है? 40,000 सर। 44,000। 44,000। आपने बेमतलब ज्यादा दिखा रखा है। हाँ या ना? यस सर। सर 40 कैसे होता? 40 कैसे होता है? 1,60,000 की कॉस्ट थी ना भाई, तो डिवाइड बाय 4 कर, 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में। ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपए से ऊपर बनती नहीं, बट आपने कितनी दिखा दी है एब्जॉर्प्शन में? 44,000। आपने ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट दिखा दी, जो कि गलत है। जो कि क्या है बच्चे? गलत। ये तो गलत है। हमें तो फिर उसके हिसाब से चलना चाहिए जैसा हमने इवनली थ्रू आउट द ईयर बोला है। अब क्या करें? 44,000 फालतू दिखा रखी है, क्या करें? इसे कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चे? ओवर एब्सॉर्प्शन। तो अब कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। हाँ, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना माइनस करूं? 4,000। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। 1,56,000। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डालो, वेरिएबल वाली भी और फिक्स्ड वाली भी। क्या रेट था? 160 यूनिट के ऊपर 400। 400 रुपए रेट था ना? नहीं सर। यस सर, वेरिएबल का यस सर। 400 यस सर। 400। कितना आ रहा है? 400 ही तो था बेटा, कितना अमाउंट आया? यस सर। 64,000। 64,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे दिखाओगे? अब मेरी बात सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट को अब यहाँ पे ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का आपके पास वो थोड़ी है, वो तो हो गया ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग। इसको तो आप सीधा सीधा करेक्ट वाला में दिखाओ ना। 2,40,000 डिवाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आया? 60,000। 60,000 सर। जो रियलिटी में होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट में गड़बड़ी करनी है। किसमें करनी है बच्चे? यहाँ प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, ये लेकिन बाद में आपने इसको क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? करेक्ट।
आप देखो कोई फायदा हुआ, पागल बनती है कि नहीं है? यस सर। आप बताओ, अगर हम पहले ही 40,000 ले लेते तो क्या ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का चक्कर पड़ता? नो सर। लेकिन फॉर्मेट है ना, करना पड़ेगा, पागल है ना हम, तभी तो ये हमारा दिमाग खराब होता है ना? यस सर। फिर यही चीज में, मंजू आपने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, यस सर। अब देखो आगे ना वहीं पे 40,000 पे ही सर कान सीधे पकड़वाने की बजाय ये उल्टे कान पकड़वाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तभी तो इसको फेलियर मानते हैं मेथड को। फिर ये रियल में कंपनीज में फॉलो होता है क्या? नहीं नहीं होता। नहीं, कॉस्ट शीट बनती है नॉर्मली बस, या मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं हम काम। सर ये सेलिंग कॉस्ट में फिक्स्ड में नॉर्मल आउटपुट का चक्कर नहीं है? क्या चीज? सेलिंग कॉस्ट जो है ये, इसमें हाँ जो इसमें फिक्स नेचर के जो खर्चे हैं, हाँ, इसमें सर नॉर्मल आउटपुट नहीं लेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे नॉर्मल आउटपुट से? बेटा नॉर्मल इसमें नहीं करते, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले में करते हैं, प्रोडक्शन वाले में। क्यों सर? हाँ जी, सर क्यों? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन फॉर्मेट में आपको सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड मिलता है, अब आप दोबारा ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों करोगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने के बाद के खर्चे हैं ना। ये जो खर्चे हैं ये प्रोडक्ट के बनाने के बाद के हैं, ये प्रोडक्ट के बनने तक के हैं। तो बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद जो खर्चे हो रहे हैं, आप उसको एक्यूरेट फिगर पे लो ना, जैसे आपको दिखाना चाहिए था। ओके सर। कितना खर्चा आया अभी तक टोटल कॉस्ट? 2,80,000। प्रॉफिट आएगा सर 40,000। 40,000? यस सर। यस सर। सर इसके अंदर एक बार प्रोडक्शन का फिक्स बताना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। 40,000 प्रॉफिट आपका मैच हो गया, और दूसरे में प्रॉफिट कितना था? 28 मैच हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर हाँ, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक बार प्रोडक्शन का फिक्स्ड बताना। ये वाला हाँ जी सर। बच्चे आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 1,60,000, कितना दिया था बच्चे? 160। अब 1,60 पूरे साल की फिगर है ये, ठीक है। जी सर। अब ये जो अब मुझे यहाँ पे रेट के हिसाब से लेना होता है, किसके हिसाब से? पर यूनिट के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चे? पर यूनिट सर। हाँ, मुझे यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करना है। तो अब मैं इसको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूं? ये Normal हमेशा unit। नॉर्मल आउटपुट होता है, तो पर यूनिट का रेट कितना आ गया? 200 सर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? यस सर। ठीक है। अब कौन सा कह रहे थे आप? इलस्ट्रेशन 13? हाँ जी सर। ठीक है, जिनका 13 में डाउट नहीं है वो लीव करना चाहे कर सकते हैं। सर ये प्रॉफिट 40,000 कैसे आया? हाँ जी, ये प्रॉफिट 40,000? कैसी बातें कर रहे हैं? सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करना। अच्छा, टोटल कॉस्ट। हाँ 13।
यस सर। डायरेक्ट वेज 80,000 रुपए दी हुई है जी सर। और प्रोडक्शन 33 1/3 यानी कि 1/3 प्रोडक्शन बढ़ रही है आपकी। सर बाकी सब तो ठीक है, वो ना वेजेस वाला नहीं आ रहा है। हाँ बाकी तो समझ आ गया, बस वो वेजेस वाला पॉइंट समझ नहीं आया उसमें। वेजेस में भी वो ठीक है 0.75 पर निकालना है, क्योंकि पर वो बात मेरी बात सुनो, 80,000 का 1/3 कर दिया पहले। वन 33 1/3 1/3 ही होता है ना। यस सर। ठीक है सर। अब रेम्यूनरेशन फ्रॉम, ये जो आपको वेजेस दी हुई है ये 0.80 पर आर के हिसाब से दी हुई है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब कितनी हो गई? 0.75। अब मल्टीप्लाई करो 0.75 से। ठीक है सर। ठीक है, और एफिशिएंसी रिड्यूस बाय 5%। जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। कल किया था ना क्वेश्चन। यस सर याद है। जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कॉस्ट बढ़ गई। सर दोबारा बताना क्या? जब एफिशिएंसी कम हो जाती है तो खर्चा बढ़ जाता है ना, यस सर। यस सर। यस सर। वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 95 कर दे, मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें सर अलग ही, इसमें रिवर्स सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ इंक्रीज वाला किया था तो ये रिड्यूस वाला था। हम डायरेक्टली सर ये भी कर सकते हैं ना, इसका 5% निकाल के लेस कर दें। नहीं, फिर एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑल ओवर कॉस्ट जो है वो आपकी 95% पे है। नहीं आया सर समझ में। बेटा आपकी जो ऑल ओवर कॉस्ट है, जो आपकी वैल्यू आ रही है वो टोटल 95% एफिशिएंसी की है। अगर आप 5% डायरेक्ट करोगे तो कैसे आएगा? अगर हम 5% लेस करेंगे तो भी तो 95% ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको 100 पे भी तो लाना पड़ेगा। आप एफिशिएंसी को 5% रिड्यूस तो कर सकते हो, लेकिन तो कॉस्ट कैसे करोगे? ओके। कितना आया? सर 1/3 करना है या फिर 100 प्लस 1/3, 133 1/3? जो मर्जी कर ले, बात तो वही आएगी। 133 1/3 क्या आ गया? 33 है ये। इंक्रीज करना है भाई उस वैल्यू। 26667 80,000। सर हाँ ये 80,000 का 1/3 थोड़ी करेंगे। जो हमने अभी वैल्यू निकाली है मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड बाय 95 जो भी अभी करा, उसका 1/3 होगा ना, उसका 1/3 होगा ना। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33 1/3 है ना, तो जो तुम्हारी फाइनल वैल्यू आएगी उसका 1/3 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। 80,000 डिवाइड बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.75 ये आ रहा है 75,000 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 78947 डिवाइड बाय 3 26316 26316 मतलब राउंड ऑफ करके। तो 7 105263। सर इसके बाद क्या करेंगे? 1/3 निकालने के बाद 26316 आ गया, फिर ये ऐड हो जाएगा 26316 तो ऐड करो 78947 में 105263 आ गया। यस सर। यस सर। सर नहीं सर वो बताए उसके बाद क्या करूं? 26316 के बाद
ये देख पहले तोड़ दो। 80,000 रुपए का तेरा खर्चा था। हाँ पहले 0.80 मल्टीप्लाई 0.75 कर, ये वेजेस हो यस गई। सर, यस सर, ठीक है, यस सर, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 95 कर, ये वेजेस आ गई। यस सर, अब इसका 1/3 इसमें ऐड कर दे बस। ठीक है सर, ठीक है। हो गया सर, ठीक है सर। हो गया बच्चे? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात करता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके सर।